और सत्ता में अब बात करते हैं उस सियासी हमले की जिसकी रणभूमि राज्यसभा रही। सोमवार को लोकसभा में पीएम मोदी ने चुन चुन कर विपक्ष पर प्रहार किए थे। आज राज्यसभा में जब पीएम मोदी पहुंचे तो अंदाज वही था, तेवर भी वही थे, भाषण की टाइमिंग भी लगभग बराबर थी और टारगेट पर थी कांग्रेस। यहां भी पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने आए थे। 90 मिनट तक पीएम मोदी ने कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कम करने के लिए कांग्रेस के पतन की संपूर्ण कुंजी पेश की। इस भाषण की बड़ी बातें आपको संक्षेप में बता देते हैं, फिर प्रधानमंत्री की जुबान से पूरी कहानी सुनिएगा। भाषण की शुरुआत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 400 सीट वाले बयान से हुई। पीएम मोदी ने लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी इस पर चुटकी ली और कहा कि खड़गे जी के 400 सीट वाले आशीर्वाद का धन्यवाद। पीएम ने यह भी कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस कम से कम 40 सीटें बचा पाए। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस पर वार किया और कहा कि बाबा साहेब को भारत रत्न के योग्य नहीं मानने वाली कांग्रेस अब उपदेश दे रही है। उन्होंने कांग्रेस को अंग्रेजों का फैन बताया और कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों का कल्चर और कानून चलाया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस देश को उत्तर और दक्षिण में बांट रही है। पीएम ने कांग्रेस को दलित, पिछड़े और आदिवासियों की जनजात विरोधी बताया। राज्यसभा में आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम आया जब पीएम ने उनके भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू जी ने कहा था कि वो किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं। राहुल गांधी पर भी पीएम का कटाक्ष चुभने वाला था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बना दिया है, लेकिन वो स्टार्टअप ना लिफ्ट हो रहा है ना लॉन्च हो रहा है। आपको सिलसिलेवार ढंग से सुनाते हैं कि पीएम ने क्या क्या कहा। सबसे पहले सुनिए पीएम ने 400 सीटों वाले आशीर्वाद पर क्या कहा। लोकसभा में खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे, तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते हैं ना उस दिन नहीं थे। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। पीएम मोदी के तर्कश से चुभने वाले और भी घातक तंज तीर तब निकले जब उन्होंने 400 सीटों के आशीर्वाद के बाद 40 सीट वाली प्रार्थना का जिक्र किया। पीएम मोदी का इशारा ममता बनर्जी के बयान पर था जिसमें उन्होंने कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलने का दावा किया था। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट, हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं। तो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। आज राज्यसभा में पीएम मोदी के राजनीतिक रडार पर कांग्रेस थी, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की पुरानी सरकारें थी। उन्होंने चुन चुन कर वार किए।
राहुल गांधी पर तंज करते हुए पीएम मोदी बोले कि आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस है जिसने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया और वो स्टार्टअप लॉन्च नहीं हो रहा है। पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया कि आप पर दया आ जाती है। कभी कभी 24 के चुनाव का रण शुरू होने से पहले पीएम की भाषा बहुत ही मारक थी। और ऐसा आनंद आया, इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि हमने पीएसयू बेच दिए, पीएसयू डुबो दिए, बाती की बातें यहां सुन, और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए, बीएसएनएल, एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब बीएसएनएल, एमटीएनएल बर्बाद हो चुके? कांग्रेस पार्टी और यूपीए ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारी कोशिश यही है कि मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए थोड़ा समय लगे, लेकिन मजबूती से काम करें, और इसलिए हमने एजुकेशन पर इस प्रकार से बल दे के काम किया है। कृपा करके, जानकारियों का अभाव है तो कहिए, हम जानकारियां दे देंगे, लेकिन ऐसे नैरेटिव मत बनाइए ताकि आपकी प्रतिष्ठा भी कम हो, आपके शब्द की ताकत खत्म हो जाए। आप पर दया आ जाती है कभी कभी। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं। और अब बात करते हैं कांग्रेस पर पीएम मोदी के उस तंज की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिसमें बंटवारे वाली राजनीति है, भेदभाव वाले आरोप हैं, हिस्सेदारी वाला संग्राम है। इस पूरी कहानी का एपिसेंटर दिल्ली है। कैसे इसे आप दो घटनाक्रम से समझ सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का दिल्ली चलो प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर टैक्स का हिस्सा नहीं देने, आर्थिक मदद नहीं करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इसे लेकर मेरा टैक्स मेरा अधिकार जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज राज्यसभा में पीएम मोदी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे तो उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाने के लिए कांग्रेस पर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच पुरानी हो गई है, देश को बांटने के लिए पार्टी अब उत्तर दक्षिण विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। यह देश को तोड़ने वाला नैरेटिव है। हम सब एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सब के लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा। पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है। कांटा पैर को लगता है, आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से, अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार की हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दरअसल ये पूरी लड़ाई केंद्र सरकार के उस फंड को लेकर है जो राज्य को दिया जाता है। किस राज्य को कितना फंड दिया जाएगा, यह निर्णय वित्त आयोग का होता है, जो हर 5 साल पर यह तय करता है कि केंद्रीय टैक्स राजस्व को विभिन्न राज्यों के बीच किस अनुपात में बांटा जाए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु समेत दक्षिण के राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार उस अनुपात में राज्यों को फंड नहीं दे रही है जिस अनुपात में इन राज्यों से कर के जरिए यानी टैक्स के जरिए पैसे मिल रहे हैं। यहां यह समझ लीजिए कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा कई पैमानों पर होता है। जैसे
आय कितनी है, आबादी कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, विकास और पर्यावरण के पैमाने पर राज्य की सेहत कैसी है, किसे कितना हिस्सा मिलेगा, ये वित्त आयोग तय करता है। फिलहाल 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं जो 2026 तक मान्य रहेंगी। अब सवाल है कि आखिर क्या बदलाव हुआ है और क्यों विरोध किया जा रहा है। इसे तर्क वितर्क वाली कुंजी से डिकोड करते हैं। कांग्रेस का तर्क क्या है, ये समझिए। पहले केंद्रीय टैक्स राजस्व के वितरण के लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाता था। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर राजस्व के वितरण के लिए साल 2011 की जनगणना को आधार माना। कर्नाटक सरकार का आरोप है कि इस फॉर्मूले से दक्षिण के राज्यों को पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है। राज्यों का जितना हक बनता है उतना पैसा केंद्र से नहीं आ रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का कहना है कि कर्नाटक केंद्र को 100 रुपए देता है, लेकिन उसके बदले में 12 या 13 रुपए ही मिलते हैं। पिछले 2 वित्त आयोगों के कार्यकाल के बीच कर्नाटक के लिए वित्तीय आवंटन 4.71% से घटकर 3.64% पर आ गया है, जबकि कर्नाटक ने पहले 42% और फिर बाद के कार्यकाल में 41% टैक्स दिया था। यह तर्क भी दिया गया कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा टैक्स कर्नाटक ने केंद्र को दिया। कर्नाटक का कहना है कि इस सब की वजह से इस वित्त वर्ष में उसका घाटा 62,098 करोड़ रुपए पार कर गया है और तमाम जरूरतों के लिए उसे पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का तर्क यह है कि कर्नाटक सरकार की भाषा राज्य और देश की जनता के खिलाफ है। 13वें वित्त आयोग यानी 2010-11 से 2014-15 के बीच कर्नाटक को 61,691 करोड़ मिले। 14वें वित्त आयोग यानी 2015-16 से 2019-20 के बीच कर्नाटक को 1,51,309 करोड़ रुपए मिले। 15वें वित्त आयोग यानी 2020-21 से जनवरी 2024 के बीच कर्नाटक को 1,29,854 करोड़ रुपए मिले हैं और 2 साल अभी बाकी हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल मार्च 2026 तक का है। इस 15वें वित्त आयोग के कुल 5 वर्षों में 1,74,339 करोड़ रुपए की राशि दी जानी। See, as a matter of fact, this year, Karnataka state is contributing more than 4,30,000 taxes to state, to Union of India. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಿ? 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 100 ರೂಪಾಯಿನ ನಮಗೂ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 12 ರಿಂದ 13 ರೂಪಾಯಿ। कांग्रेस पार्टी आज अलगाववादी लोग के साथ है, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ है। 2-3 साल पहले आपने तब की नेशनल प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी को जेएनयू में देखे, उसके बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हुए देखे। आज पार्टी तमिलनाडु में भी ऐसे बयानबाजी अलगाववादी बात करने वाले के साथ रहता है, उनको कंडेम नहीं करता है। देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले का एक अस्त्र फिनांस के ऊपर फॉल्स आरोप लगाना है।